हेलो लर्नर्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे DSSB PGT कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का, और ये पार्ट 11 है। इससे पहले मैं 10 पार्ट प्रोवाइड करा चुकी, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे। एक क्वेश्चन के साथ में उसके आगे पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट होता है सब आपको बता देती हूँ, तो एक क्वेश्चन के साथ आपके और भी कई सारे क्वेश्चंस रेडी हो जाते हैं। DSSB के साथ साथ PGT कॉमर्स का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना, उसके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप UGC नेट दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, या फिर कोई टीचिंग एग्जाम दे रहे हो कॉमर्स का, NVS या फिर KVS के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एज यू नो कितना इंपॉर्टेंट सेशन रहता है यहाँ पे, तो अगर मेरी कोई भी वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 56 क्वेश्चन है, इससे पहले मैं 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुकी हूँ। विच आर मैथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। यहाँ पे जो हमें मेथड्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा मेथड है मेजर करने का नेशनल इनकम को। अब ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब आप देखो कि इनमें से कौन सा मेथड है जो मेजर करता है नेशनल इनकम को। तो यहाँ पे ये जो तीनों मेथड हमें दिए हुए हैं, ये तीनों ही मेथड है मेजर करने के नेशनल इनकम को, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑल ऑफ द अबव। ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। इसको थोड़ा सा देखते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इट्स फाइनल सर्विसेज एंड गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। ये चीज ध्यान रखना, मॉनेटरी वैल्यू को देखा जाता है इसमें किसकी? फाइनल सर्विसेज एंड गुड्स की, जो कि प्रोड्यूस की गई है रेजिडेंस ऑफ द कंट्री। नेशनल इनकम ऑफ एवरी कंट्री इंक्लूड टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो इन्वेस्टमेंट किया गया है आपका, फिर टोटल कंजम्पशन जो किया जा रहा है उस पर एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, या फिर टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये चीज इंक्लूड की जाती है नेशनल इनकम के अंदर। अब यहाँ पे अलग अलग मेथड होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, विच आर फॉलोइंग प्रोडक्शन और प्रोडक्ट मेथड, या फिर इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट क्या है? इनकम मेथड, और एक मेथड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीनों दिए हुए थे हमें यहाँ पे, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया था? ऑल ऑफ द अबव। अभी इनको भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जो आपका वैल्यू एडेड मेथड होता है, जिसको हमने आउटपुट मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड भी बोला है, ये क्या बोलता है? इन दिस मेथड वैल्यू एडेड बाय ईच एंटरप्राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मेजर्ड। जो भी आपकी एंटरप्राइज है, वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, उसकी वैल्यू को इसमें क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। वैल्यू एडेड बाय एन एंटरप्राइज इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब यहाँ पे जो भी आपने प्रोड्यूस किया उसकी गुड्स में से वो वैल्यू घटा दी जाती है जो एक्सपेंडिचर आपने इंटरमीडिएट गुड्स पे किया है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स या फिर अनफिनिश्ड गुड्स। क्योंकि अगर आप इनको भी काउंट करोगे तो यहाँ पे डबल काउंट हो जाएगा ना, जहाँ से आपने वो मटेरियल परचेज किया था जिस एंटरप्राइज से, वहाँ के वैल्यू में भी ये चीज़ ऐड हो गई होगी। तो जो आप इंटरमीडिएट वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वैल्यू एडिड मेथड, किसका? काउंट करने का या फिर मेजर करने का नेशनल इनकम को। इसका सेकेंड मेथड क्या था? इनकम मेथड, एज नाम से ही सजेस्ट हो रहा है। दिस मेथड अप्रोचेस नेशनल इनकम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन साइड। In other words, this method measures national income at the phase of distribution and appears as income paid or received by the individuals of the country. जो भी इनकम कंट्री के इंडिविजुअल्स के द्वारा पे या रिसीव की जाती है उसको इस मेथड में हम काउंट करते हैं। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग अप ऑफ द इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री। सारे इंडिविजुअल की हम इनकम को यहाँ पे क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं। इंडिविजुअल्स अर्न इनकम बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर ओन सर्विसेज एंड द सर्विसेज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अगर आप खुद से कोई सर्विस दे रहे हो, वहां से कोई इनकम आपको रिसीव हो रही है, वो भी इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। और अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी से
की सर्विस से क्या हो रही है, इनकम हो रही है, उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। जैसे कि आपने लैंड अपना रेंट पे दे दिया, या फिर अपना जो आपका पैसा है उसको आपने लोन पे दे दिया, वहाँ से जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है सारा आपका इनकम मेथड के अंदर, वहाँ से जो भी इनकम हो रही है ना, सब इसके अंदर इंक्लूड कर ली जाती है। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, एक्सपेंडिचर मेथड। Expenditure method arrives at the national income by adding up all expenditure made on goods and services during a year। एक ईयर के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, वो सारा हमारा किस में ऐड हो जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड में। इनकम कैन बी स्पेंड आइदर ऑन कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, फिर चाहे वो आपने कंज्यूमर गुड्स पे किया हो या कैपिटल गुड्स पे किया हो। अगेन एक्सपेंडिचर कैन बी मेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड और बाय द गवर्नमेंट और एनी बिजनेस एंटरप्राइज। किसने भी कोई भी एक्सपेंडिचर किया है वो हमारा सारा इंक्लूड हो जाता है एक्सपेंडिचर मेथड में। तो ये थे मेथड मेजर करने के नेशनल इनकम को। आई होप अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Price discrimination occurs when variation in price for a product in different market does not result in variation in। अब हमें बताना है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब किया जाता है। when variation in the price for a product in different market does not result in, options are cost, price, demand and all of the above। अब आप बताइए इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, तो कॉस्ट का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप एक कस्टमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो और एक से कम कर रहे हो, तो भी उस अगर आइडेंटिकल प्रोडक्ट तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको सेम ही आने वाली है। कॉस्ट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। और प्राइस के डिस्क्रिमिनेशन की तो हम बात कर ही रहे हैं, तो प्राइस भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो इसी के साथ ऑल ऑफ द अबव भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, डिमांड। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जब एक प्रोड्यूसर अपनी एक ही सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर से या अलग अलग मार्केट में डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ये वो प्रोड्यूसर तभी कर सकता है जब ऐसा करने से उसकी डिमांड पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, उसकी डिमांड वेरी ना करे। सपोज अगर उसने प्राइस ज़्यादा करा और उसने देखा डिमांड एकदम से फॉल हो गई, तो वो अपने प्राइस को ऐसा नहीं करेगा, फिर वो सबसे इक्वल प्राइस चार्ज करेगा, राइट। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ तभी किया जा सकता है जब आपकी डिमांड पर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर व्हेन आइडेंटिकल गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस बाय द सेम प्रोवाइडर। यहाँ पे बात हो रही है सेम गुड्स की, वो भी वो क्या कर रहा है, डिफरेंट प्राइसेस पर सेल कर रहा है। In pure price discrimination, the seller will charge the buyer the absolute maximum price that he is willing to pay। और उतना हाई प्राइस ये चार्ज कर लेता है जितना एक बायर क्या करे, विलिंग टू पे करे। अब इतना ज़्यादा भी प्राइस नहीं करना है कि जो कस्टमर है वो आपसे परचेज ही ना करे, ठीक है। तो जनरली ये होता क्या है, अगर सपोज आप दो मार्केट में डील कर रहे हो, तो एक ऐसी मार्केट जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा प्राइस पे नहीं करते, उसमें आप प्राइस को लो रखते हो। और जहाँ पे आपको लगता है कि कस्टमर इस प्रोडक्ट की मुझे हाई प्राइस दे देंगे और मेरी डिमांड पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसमें आप क्या करते हो, हाई प्राइस चार्ज करते हो, ठीक है। जनरली एक प्रोड्यूसर उस मार्केट में अपना प्राइस हाई रखता है जहाँ पे उसको पता है कि मेरे प्रोडक्ट की जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन इलास्टिक है, या उतनी ज़्यादा इलास्टिक नहीं है कि अगर मैं प्राइस चेंज करूँगा तो मेरी डिमांड पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ अ कमोडिटी डिटरमाइंड बाय, जो एक कमोडिटी है उसका मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्शंस आर बैलेंसिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, या फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो अब आप बताइए इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो यस, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, बैलेंसिंग ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ पे आपके डिमांड एंड सप्लाई कब एक दूसरे को कट करते हैं, वहां से हमें क्या मिलता है, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस मिलता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसको भी समझ लेते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर द एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, मतलब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की बात हो रही है किसी कमोडिटी के, आर द सेम, जहाँ पे दोनों सेम होते हैं। Equilibrium is achieved at the intersection of aggregate demand and aggregate supply।
जहाँ पर आपका ये डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ये सप्लाई कर्व है ये क्या होता है आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व हमारे इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं और ये हमें हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाता है। ये होता है मार्केट इक्विलिब्रियम। Next question is a market structure characterized by having only one buyer of product or service is known as। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे वन बायर बोला गया है। ओके एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे केवल एक ही बायर होता है किसी प्रोडक्ट का या सर्विस का, उसको क्या बोलते हैं? मोनोप्सोनी, मोनोपोली, डिगोपोली या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। जब मैंने क्वेश्चन वाला सेशन लिया था जहाँ पे हमने मार्केट फॉर्म डिस्कस किए थे, मैंने वहाँ पे अच्छे से बताया था और मैंने इसका भी आंसर आपको बताया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोनोप्सोनी, क्योंकि मोनोपोली क्या होता है? एक ऐसी मार्केट जहाँ पे केवल एक सेलर होता है, सिंगल सेलर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोपोली बोलते हैं। और जहाँ पे सिंगल बायर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोप्सोनी बोलते हैं। ओके ये चीज़ मत भूलना, इनमें कंफ्यूज मत होना। डिगोपोली जैसी कोई टर्म नहीं होती, या तो आपकी ओलिगोपोली होती है या फिर डुओपोली होती है। ओके अब डिगोपोली वैसे तो कोई टर्म नहीं है, लेकिन अगर आप एक मजाक के तौर में समझो तो मैंने कहीं पे ट्विटर पे पढ़ा था कि जहाँ पे डिजिटल मार्केट में जो है ओलिगोपोली होने लगती है, मतलब फ्यू फर्म्स रह जाती है, तो उन्होंने हैशटैग करके वहाँ डाला हुआ था डिगोपोली। एज सच मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी कोई फर्म जो टर्म है, सॉरी फर्म नहीं एग्जिस्ट नहीं करती। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इस क्वेश्चन का? मोनोप्सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच केस द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। इनमें से कौन सा केस है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड आपका एग्जिस्ट नहीं करता? तो अगर आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर लोगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करते हो वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसीलिए जो हमारा डिमांड का होता है वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे जैसे आप ये प्राइस था तो ये डिमांड थी, जैसे आपने प्राइस बढ़ाया क्वांटिटी क्या हो गई? इसकी कम हो गई। तो अब ये किस केस में अप्लाई नहीं होता लॉ ऑफ डिमांड जो है? एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस या फिर स्टेटस गुड्स, गिवन गुड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है ये सिर्फ नॉर्मल गुड्स के केस में अप्लाई होता है। ये मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था। नॉर्मल गुड्स के केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। और वो एक्सेप्शंस क्या होती हैं? ये तीनों ही इसकी एक्सेप्शंस हैं। एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस या फर्दर प्राइस, स्टेटेड गुड्स या फिर गिवन गुड्स। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द अबव। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसको डिटेल में समझते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब प्राइस के अलावा आपके सारे फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी गुड एंड सर्विस आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा और दूसरा एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। When the price of a product increase, the demand of for the same product will fall, vice versa। मतलब अगर किसी का प्राइस बढ़ रहा है प्रोडक्ट का तो उसकी डिमांड क्या करेगी? कम हो जाएगी। और अगर प्राइस घट रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये बोलता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। फिर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं लॉ ऑफ डिमांड की। दीज इंक्लूड गिवन गुड्स। गिवन गुड्स होती हैं आपकी एक कैटेगरी इंफीरियर गुड्स की। इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं? जो नॉर्मल गुड्स से थोड़ी लो क्वालिटी की गुड्स होती है। ध्यान रखना, इंफीरियर गुड क्या होती हैं? जो लो क्वालिटी की गुड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंफीरियर गुड्स। अब इंफीरियर गुड में भी वो गुड जो बहुत चीप रेट पे मिल जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? गिवन गुड्स बोलते हैं। फिर एक होता है आपका वेवलेन गुड्स के केस में भी हमारा लॉ ऑफ जो डिमांड है वो एग्जिस्ट नहीं करता। एक्सपेक्टेड चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, अगर कंज्यूमर्स को लग रहा है, कस्टमर्स को लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में भी इस चीज़ के प्राइस और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो उस केस में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि हमें क्या लगता है कि अभी इसके प्राइस इतना बढ़ रहे हैं, आगे फ्यूचर में तो पता नहीं और कितने बढ़ जाएंगे, तो इसको अभी और ज़्यादा कंज्यूम कर लो या फिर उसको अभी से परचेज करके रख लो। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड,
हमें पता है आने वाले टाइम में गोल्ड के प्राइस बढ़ने वाले हैं अगर, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीदेंगे अगर वो खरीद सकते हैं तो, ताकि फ्यूचर में उनको और ज़्यादा प्राइस पे ना करना पड़े। ओके, फिर कभी कभी कस्टमर्स को इग्नोरेंस भी होती है, उनको पता ही नहीं होता एग्जैक्टली मार्केट में प्राइस क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो भी उनसे प्रोड्यूसर डिमांड करता है वो उसको पे कर देते हैं। एंड इसके एक्सेप्शन से एक और क्या होती है, इसेंशियल गुड होती है। वो गुड जो इसेंशियल है, लाइक आपकी मेडिसिन इसेंशियल है, अगर उनका प्राइस भी बढ़ेगा और अगर कोई बीमार है उसको वो चाहिए मेडिसिन, तो वो लेगा ही कैसे भी करके। तो इन 4-5 केसेस में आपका लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। गिफन गुड जो है कॉन्सेप्ट है, इंट्रोड्यूस किया था रॉबर्ट गिफन ने, इसीलिए इनको गिफन गुड बोलते हैं। दीज गुड्स आर गुड्स दैट आर इन्फीरियर इन कंपैरिजन टू लग्जरी गुड। लग्जरी गुड्स के केस में ये कुछ लो क्वालिटी की गुड्स होती हैं। However, the unique characteristics of given good is that price increases, the demand also increases. जब अभी आपका प्राइस इंक्रीज होता है तो इसकी डिमांड भी इंक्रीज होती है, जबकि ऐसा हमने लॉ ऑफ डिमांड में नहीं पढ़ा था। तो ये क्या हो गई, उसकी एक्सेप्शन हो गई। एक हमने यहाँ पे टर्म पढ़ी थी वेवलिन गुड। ये क्या होता है, इज अ कॉन्सेप्ट दैट नेम्ड आफ्टर द इकोनॉमिस्ट थर्स्टन वेवलिन हु इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। ये क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू वेवलिन there are certain goods that become more valuable as their price increases। जैसे मतलब आपकी स्टेटस सिंबल गुड्स होती हैं, उनका जितना प्राइस बढ़ता है तो लोगों को क्या लगता है कि हमारा जितनी महंगी हम चीज़ खरीदेंगे ना उतना हमारा स्टेटस क्या है, बढ़ेगा। जैसे कि आपका आईफोन ले लो, कुछ कुछ फीचर आपको बाकी फ़ोन में मिल जाएंगे, लेकिन जिनके पास वो फ़ोन होता है ना वो अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं। नहीं, चाहे वो यूज़ ना करना आता हो आईफोन के एग्जैक्टली यूज़ क्या है, लेकिन हमें आईफोन ही खरीदना है ना, स्टेटस सिंबल बन गया एक, राइट। इफ द प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव then its value and utility as perceived to be more and hence demand for that product increases। तो जैसे जैसे उसके प्राइस बढ़ते हैं हम उसको और ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, ये शो ऑफ करने के लिए कि देखो इतना प्राइस पे भी मैंने इसको परचेज किया है, मैं इतनी एबिलिटी रखता हूँ। तो आई होप ये समझ में आया होगा। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, गिफन गुड्स हो गया, वेवलिन गुड हो गया। फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं तो हम भी तभी भी उसमें क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता कि हम और ज़्यादा उसको कंज्यूम करने लगते हैं। इग्नोरेंस होती है अगर कस्टमर्स को, या फिर इसेंशियल गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप जितना भी हमने डिस्कस किया है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉर्ट आउट करने की। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।